बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज इस भाग में विविध प्रश्नमाला के उदाहरणों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला उदाहरण हमारा क्या कहता है बच्चों। उदाहरण नंबर 41 इसके अंदर दिया हुआ है। कहता है, यदि R1 R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। R1 और R2 दो संबंध बताए गए हैं जो कौन से समुच्चय में है, A समुच्चय में परिभाषित है। तो मैं यहाँ पर बात करूँ हल में, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि R1 जो है A से A में परिभाषित है और R2 भी A से A में परिभाषित है। ठीक है, ये तुल्यता संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर दिया गया है R1 तथा R2 तुल्यता संबंध है। अतः R1 तथा R2 समतुल्य भी होंगे, सममित भी होंगे तथा संक्रामक भी होंगे। क्यों? क्योंकि तुल्यता संबंध है, इसलिए समतुल्य होना भी अनिवार्य है, सममित होना भी अनिवार्य और संक्रामक होना भी ये तुल्यता संबंध की परिभाषा से आपके सामने आता है। चलो बच्चों, आगे लिखते हैं। देखिए, अब हमें सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले बात करेंगे R1 इंटरसेक्शन R2 की। किसके लिए? समतुल्यता के लिए। समतुल्यता की बात करते हैं बच्चों। समतुल्यता में प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या बनाना चाहिए? संबंध। तो देखिए, माना जो A है वो A से संबंध बना रहा है, बिलोंग्स टू R1, तथा AA बिलोंग्स टू R2 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू समुच्चय A। समुच्चय A के अंदर संबंध परिभाषित किया गया है। तो सभी अवयव जो A के हैं वो स्वयं से संबंध बनाएंगे R1 तथा R2 के अंतर्गत। तो हम इस बात को कैसे लिखते हैं गणितीय रूप में? A बिलोंग्स टू R1 तथा A बिलोंग्स टू R2। मतलब जितने भी समुच्चय A में A अवयव हैं, स्मॉल a, वो सब स्वयं से संबंध बना लेंगे। क्यों? क्योंकि R1 भी समतुल्य है तथा R2 भी समतुल्य है। ये आपको बताया गया है। R1 तथा R2 समतुल्य हैं क्योंकि तुल्यता संबंध है, सममित भी हैं और संक्रामक भी हैं। इम्प्लाइज दैट अगर R1 में A कर्मित युग्म होगा और R2 में भी वही कर्मित युग्म होगा तो दोनों के इंटरसेक्शन में उभयनिष्ठ अवयव आते हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो ये दोनों कर्मित युग्म जो है, इन दोनों में होने के कारण R1 इंटरसेक्शन R2 में भी आ जाएगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज होता है A जो होगा वो किससे बिलोंग कर जाएगा? R1 इंटरसेक्शन R2 से। और अगर प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध बना लेगा किसके अंतर्गत? R1 इंटरसेक्शन R2 के अंतर्गत, तो हम कह देंगे R1 इंटरसेक्शन R2 समतुल्य संबंध है। इस तरह से आप बात कह देंगे बच्चों। ठीक है, अगली बात करते हैं सममितता की। देखिए किस तरह से कहेंगे। सममितता में क्या करते हैं बच्चे? A का B के साथ मानते हैं तथा B का A के साथ दिखा देते हैं। अगर ऐसा कर पाते हैं तो संबंध सममित होता है, अदरवाइज क्या होता है? सममित नहीं होता है। तो हम एक अवयव मानकर चलते हैं कि A का B के साथ है। किसको सममित बताना है? R1 इंटरसेक्शन R2 को। तो जो A का B के साथ संबंध मानेंगे वो कौन से संबंध में मानेंगे? R1 इंटरसेक्शन R2 में। तो माना A का B के साथ संबंध है R1 इंटरसेक्शन R2 के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत है तो आप यहाँ से इम्प्लाइज करते हैं बच्चों। देखिए
R1 इंटरसेक्शन R2 में ये अवयव हो गया, ये अवयव R1 इंटरसेक्शन R2 में है, इसका अर्थ ये है कि वो R1 में भी था और R2 में भी था, तभी तो दोनों के इंटरसेक्शन में आया, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो उभयनिष्ठ अवयव आते हैं। तो यहाँ से बात इम्प्लाइज होती है कि जो A, B है वो बिलोंग करेगा R1 से भी तथा किससे, आपके R2 से भी। AB बिलोंग्स टू R2। इस बात ने इस बात को इम्प्लाइज कर दिया। बच्चों, इम्प्लाइज दैट, ये बात क्या कहती है कि A का B के साथ संबंध R1 के अंतर्गत भी है और A का B के साथ R2 के अंतर्गत भी है। तो हम यहाँ से इम्प्लाइज कर सकते हैं बच्चों, क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं, देखिएगा, हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट कि BA भी होगा किस में, R1 में, बिलोंग करेगा किससे, R1 से। क्यों करेगा, इसका भी कारण है, R1 से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि सम्मित है। आपने कहा कि R1 और R2 तो तुल्यता संबंध है, तो समतुल्य भी हैं, सम्मित भी हैं, संक्रामक भी हैं। अगर ये तुल्यता संबंध है तो सम्मित होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए तो A का B के साथ R1 के अंतर्गत है तो B का A के साथ भी होना चाहिए। तथा बच्चों, A का B के साथ R2 के अंतर्गत है तो R2 के सम्मित होने के कारण B का A के साथ भी होना चाहिए, किसके अंतर्गत, बिलोंग्स टू R2। ये बात हमारे सामने आती है। हम यहाँ लिख देंगे बिकॉज, क्योंकि R1 तथा R2 सममित हैं, ये दिया हुआ है शुरू में ही। तो ये बात के कारण ये क्या हो गया, A भी R1 में है तो BA भी होगा और A भी R2 में है तो BA भी R2 में होगा। इम्प्लाइज दैट। आगे हम बढ़ते हैं। अब ये B, A R1 में है और B, A R2 में भी है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होना चाहिए। तो बच्चे को लेंगे कि B, A बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। और ऐसा आप A, B को किस में लेकर चले थे, R1 इंटरसेक्शन R2 में, और उसका विपरीत संबंध B, A किस में मिल गया, R1 इंटरसेक्शन R2 में मिल गया। तो आप कह सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, सम्मित है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपने सम्मितता इस संबंध के बारे में बता दी। अब बात करते हैं आगे संक्रामकता की। अगला पॉइंट है आपका तीसरा, संक्रामकता। बात करते हैं। माना, दो चीजें माननी पड़ेंगी। माना A का B के साथ संबंध है किसके अंतर्गत, R1 इंटरसेक्शन R2 के अंतर्गत। तथा दूसरा आपने माना कि B, C यानी कि B का C के साथ संबंध है R1 इंटरसेक्शन R2 के अंतर्गत। ठीक है, ये बात क्या इम्प्लाइज करती है, थोड़ी देर पहले बात कही थी कि AB अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो जो A, B है वो R1 में भी मिलेगा तथा किस में, A, B किस में होगा, बिलोंग करेगा R2 में भी। इसको मैंने एक बात कह दिया, समीकरण एक। ये बात इम्प्लाइज करेगी B, C अगर दोनों के इंटरसेक्शन में है तो R1 में भी होगा तथा B, C बिलोंग करेगा R2 में भी। इसको मैंने दूसरी बात कह दी। अब हमें अब आप बताइए A, B R1 में है और B, C R1 में है और R1 क्या है, संक्रामक संबंध है, शुरू में ही बता दिया है आपको। तो फिर A, C भी R1 में होना चाहिए। तो 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं कि A, C बिलोंग करेगा R1 से। क्यों, क्योंकि R1 संक्रामक है। A का B के साथ बन रहा है, B का C के साथ बन रहा है तो A का C के साथ बनना चाहिए। यही बात यहाँ पर R2 के लिए। R2 भी संक्रामक है तो यदि A का B के साथ है और B का C के साथ संबंध प्राप्त हो रहा है तो A का C के साथ भी संबंध प्राप्त होना चाहिए। तथा A, C किस में मिलेगा, बिलोंग करेगा R2 से भी। कारण, क्योंकि R1 तथा R2 शुरू में ही बता दिया गया है क्या है, संक्रामक। ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए ऐसा हुआ।
इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज हो गया, इम्प्लाइज दैट। अब a कोमा सी R1 में है और a कोमा सी R2 में है, तो दोनों में जो चीज़ होगी तो ये कॉमन एलिमेंट हो गया, तो कॉमन कर्मित युग्म तो R1 इंटरसेक्शन R2 में आएगा, तो a कोमा सी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 से। तो आप कह देंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, संक्रामक है। और आपने देखा R1 इंटरसेक्शन R2 पहले समतुल्य हुआ, फिर सम्मित हुआ और अब संक्रामक हो गया, तो हो गया ना तुल्यता संबंध। इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। ऐसा बच्चे स्टेटमेंट दे देंगे, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट, उदाहरण नंबर 42। मान लीजिए कि समुच्चय A में धन पूर्णांकों के कर्मित युग्मों का एक संबंध R, धन पूर्णांकों की बात हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर्स, उनमें एक संबंध R परिभाषित है और वो एक कर्मित युग्म से R रिलेशन बना रहा है दूसरे कर्मित युग्म के साथ। तो एक कर्मित युग्म दूसरे कर्मित युग्म के साथ संबंध बना रहा है, और बना कैसे रहा है, यदि और केवल यदि XV इक्वल टू YU हो आपके पास, तब ये दोनों कर्मित युग्म आपस में संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। देखिए एक स्लाइड लेते हैं, क्वेश्चन को आपके सामने लिखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एक संबंध का नाम जो बताया गया है वो क्या है, R। संबंध का नाम क्या है आपका, R। दूसरी बात हमें बताई है कि एक X कोमा Y कर्मित युग्म है, वो रिलेटेड होगा किसके साथ, U कोमा V एक दूसरे कर्मित युग्म के साथ। कब, जब यदि और केवल यदि का चिन्ह ये होता है, ये कब, अब शर्त बताएंगे, शर्त कब, X इंटू V इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाए, आपका Y इंटू U प्राप्त हो जाए, इस तरह से। तो इम्प्लाइज दैट बच्चों, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x अपॉन वाई इक्वल टू वाई नीचे ले गए, v को उधर ले गए तो u अपॉन v, मतलब ये दोनों एक ही तो बात हो गई। आप इस तरह से लिख दें चाहे इस तरह से। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि x कोमा वाई एक कर्मित युग्म है, वो रिलेशन बनाएगा u कोमा v के साथ यदि के और केवल यदि x अपॉन वाई बराबर u अपॉन v हो जाए। ऐसा होगा तो इन दोनों का रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब बात आई समतुल्यता की। पहली समतुल्यता की बात हम करें तो प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध बनाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर कर्मित युग्म दूसरे कर्मित युग्म के साथ संबंध बना रहा है, तो प्रत्येक कर्मित युग्म खुद के साथ संबंध बना लेना चाहिए। और अगर खुद के साथ बनाएगा यानी कि x कोमा वाई रिलेशन बनाएगा x कोमा वाई के साथ, तो किस कंडीशन के तहत बनाएगा। देखिए ये कर्मित युग्म इसके साथ कब बना रहा है, जब x अपॉन वाई प्रथम घटक अपॉन द्वितीय घटक इक्वल टू दूसरे कर्मित युग्म के लिए बराबर हो जाए प्रथम घटक बटे द्वितीय घटक। तो हम जानते हैं कि x बटा वाई इक्वल टू x बटा वाई। अब बताओ होता है कि नहीं x बटा वाई, यानी कि x और y क्या है, धनात्मक पूर्णांक, तो x अपॉन वाई इक्वल टू x अपॉन वाई होता है। अब यहाँ पर u और v की जगह क्या प्रतिस्थापित कर दिया, x और y। अब x और y प्रतिस्थापित कर दिया तो इसका मतलब ये होता है, तो x कोमा y रिलेशन बनाएगा स्वयं के साथ x कोमा y के साथ। यही तो अपन ने समतुल्यता में सीखा है, इसलिए आप कह देंगे कि जो r है वो क्या है, समतुल्य है। यहां पर ये बात कह दी, R समतुल्य हो गया। सम्मितता की बात, दूसरी बात सम्मितता में हम क्या करते हैं बच्चों, x का एक अवयव का दूसरे अवयव के साथ यानी कि a का b के साथ मान कर चलते हैं। तो यहां अवयव की जगह कौन है, कर्मित युग्म है, तो हम मान के चलते हैं कि माना
x कोमा y रिलेशन बना चुका है किसके साथ, u कोमा v के साथ। अगर ऐसा है तो ये बात क्या कहेगी, कब बनाया होगा, प्रतिबंध क्या था, x अपॉन वाई इक्वल टू यू अपॉन वी, यानी ये घटक बटा ये घटक इक्वल टू ये प्रथम अपॉन द्वितीय, यानी कि x अपॉन वाई इक्वल टू यू अपॉन वी, ये बात कहती। अब आप ये भी तो कह सकते हैं, यहाँ से इंप्लाइज होगा u अपॉन वी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। मैंने इस पक्ष को इधर लिख दिया, उस पक्ष को इधर, तो फिर ये बात क्या इंप्लाइज कर देगी कि ये कर्मित युग्म बनेगा u कोमा v और रिलेशन बना लेगा x कोमा y के साथ। इसका मतलब आप x कोमा y का रिलेशन u कोमा v के साथ लेकर चले थे और आपने अपोजिट रिलेशन प्राप्त कर लिया कि u कोमा v रिलेटेड है x कोमा y के साथ, तो आपने कह दिया r सममित है। r सममित भी हो गया, पहले समतुल्य भी हो गया। अब बात कर लेते हैं संक्रामकता की, नोट डाउन कर लें इसे। तीसरा पॉइंट, संक्रामकता। देखिए, माना x कोमा y रिलेटेड है u कोमा v से, ठीक है, इज इम्प्लाइज दैट x अपॉन वाई इक्वल टू यू अपॉन वी प्रतिबंध है आपका, एक नाम दे दिया समीकरण 1, ठीक है। तथा यह भी माना कि u कोमा v रिलेटेड है w कोमा z से। तो बच्चों ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा कि u अपॉन v इक्वल टू w अपॉन z, ये दूसरी बात। तो बच्चों 1 व 2 से हम कह सकते हैं, 2 से हम कह सकते हैं कि x बटा y बराबर u अपॉन v और u अपॉन v इक्वल टू w अपॉन z। तो फिर हम कह सकते हैं ना x अपॉन y इक्वल टू सीधा हो जाएगा w अपॉन z। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x कोमा y जो है रिलेशन बना लेगा w कोमा z के साथ, और आपने x का x कोमा y का uv के साथ माना तथा uv का w कोमा z के साथ माना, तो आपका x कोमा y का w कोमा z कर्मित युग्म से रिलेशन प्राप्त हो गया। तो आपने क्या कह दिया, r क्या है, संक्रामक है। और r पहले समतुल्य सिद्ध कर दिया आपने, फिर सममित, फिर संक्रामक, अतः संबंध r तुल्यता संबंध है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर देंगे बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, उदाहरण 43। मान लीजिए कि x बराबर 1 से लेके 9 तक के धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्राकृत संख्या है। मान लीजिए x में r1 x कोमा y सच दैट x माइनस y संख्या 3 से भाज्य है, इस प्रकार परिभाषित है। एक r1 संबंध परिभाषित किया किसमें, x में, और x क्या है, समुच्चय, कहां से, पहली 9 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ये r1 संबंध का जो शर्त है, जो नियम है, वो दे दिया गया है कि x y से संबंध बनाएगा यदि x माइनस y संख्या 3 से क्या होती हो, भाज्य होती हो, ठीक। दूसरा R2 कह रहा है कि x y के साथ संबंध बनाएगा यदि x कोमा y, ये मंझले कोष्ठक में मतलब समुच्चय किसका उपसमुच्चय हो, 1 4 7 का। इसका मतलब क्या है, जरा समझिए इधर, x कोमा y ये जो है ये किसके उपसमुच्चय हो, 1 कोमा 4 कोमा 7 के उपसमुच्चय हो, तब बना लेगा। इसका मतलब देखिए क्या है, यानी कि अगर ऐसा हो तो ये बात इंप्लाइज करेगी कि x का y के साथ संबंध बन रहा है, यही बात है। तो देखिए यहाँ पे मैं कहूँ 1 4 आपस में संबंध बना लेंगे, क्यों, क्योंकि 1 4 से बना समुच्चय इसका उपसमुच्चय होगा, ठीक है। 1 7 भी बना लेंगे बच्चों, 1 1 भी बना लेंगे, क्योंकि दोनों x और y हैं, दोनों x कोमा x भी तो हो सकते हैं, दोनों समान अवयव भी हो सकते हैं। यानी कि 1 कोमा 1 का मतलब क्या हुआ, 1 ही तो हुआ। इसको मैं समुच्चय में लिखूं, इन दोनों अवयवों को तो क्या लिखूंगा, 1 ही लिखूंगा। और
4 को अकेला लिखूंगा तो इसका मतलब 4 क्या हो गया, इसका उपसमुच्चय हो गया, तो 4,4 भी बना लेगा बच्चों, और 7,7 भी बना लेगा, और 4,1 भी बना लेगा, और 7,1 भी बना लेगा, और फिर आपका 4,7 भी बना लेगा, और 7,4 भी बना लेगा। मतलब इन अवयवों से जितने संबंध बन सकते हैं वो बन जाएंगे बच्चों, इतने बन सकते हैं। तो आपने समझा, x, y, x, y के साथ संबंध बनाएगा यदि दोनों घटक किस मिलके जो समुच्चय बनाएंगे वो किसका उपसमुच्चय हो, 1, 4, 7 का, तब बन जाएगा। या x, y अवयव वाला समुच्चय किसका उपसमुच्चय हो जाए, 2, 5, 8 का, तो यहाँ से देखो 2, 2 के साथ बना लेगा, 5, 5 के साथ बना लेगा, 8, 8 के साथ बना लेगा, 2, 5 के साथ बना लेगा, 5, 2 के साथ बना लेगा, 2, 8 के साथ, 8, 2 के साथ, 5, 8 के साथ, 8, 5 के साथ, ये संबंध यहाँ से निकल कर आएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि x, y के साथ संबंध बनाएगा या फिर x और y क्या हो, 3, 6, 9 के उपसमुच्चय हो। तो 3 उपसमुच्चय होगा कि नहीं, अकेला अवयव 3, तो 3, 3 के साथ बनाएगा, 6, 6 के साथ, 9, 9 के साथ, 3, 6 के साथ, 6, 3 के साथ, 6, 9 के साथ, 9, 6 के साथ। इस तरह से ये क्रमित युग्म हमें प्राप्त होने वाले हैं बच्चों। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले x 1 से 9 तक के पूर्णांक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक संबंध R1 परिभाषित किया जा रहा है x से x में, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। फिर उसके बाद आपके R1 को समुच्चय निर्माण विधि में यानी नियम रूप में लिखा गया है कि x, y के साथ संबंध बनाएगा सच दैट, यदि कब बनाएगा, x माइनस y संख्या 3 से विभाजित हो, तब बनेगा। ठीक है, R1 निकाल लेते हैं। R1 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 1 का देखेंगे किस किस के साथ बन रहा है। देखिए 1 का 1 के साथ, 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई 3 से विभाजित हो तो 1 माइनस 1 0, 0 3 से विभाजित होती है, क्योंकि 0 प्रत्येक संख्या से विभाजित होती है। फिर 1 में 3 जोड़ दीजिए, 1 4 का बन जाएगा, 1 4 का अंतर भी 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, 1 का और किसके साथ बनेगा, फिर 4 में 3 जोड़ दीजिए, 7 आ जाएगा, तो 1 का 7 के साथ बन जाएगा। ये आपके 1 ने संबंध बना लिए। फिर 2 की बारी, सबसे पहले 2 तो खुद के साथ बना लेगा, 2 2, फिर 2 में 3 जोड़िए, कितना हो गया, 2 5 के साथ बना लेगा बच्चों, और फिर 3 और जोड़िए तो 2 8 के साथ बना लेगा। 2 ने अपना काम कर दिया, इतने संबंध 2 बना लेगा। 3 की बात करें तो सबसे पहले तो 3 खुद के साथ बनाएगा, 3,3 प्राप्त हो जाएगा। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, तो 3,6, इन दोनों का अंतर भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 6 में 3 जोड़ा तो 9 के साथ भी 3 संबंध बना लेगा। उसके बाद आप बात करें 4 की, तो 4 स्वयं के साथ बना लेगा एक बात तो, और 4 में 3 जोड़ा तो 4,7 भी प्राप्त हो जाएगा बच्चों को। फिर 7 में 3 जोड़ोगे तो 10 आएगा, 10 इसके अंदर उपलब्ध नहीं है तो ऐसा कोई संबंध मिलेगा नहीं। आगे बात करें 5, तो 5 5 के साथ बच्चों बना लेगा अपना संबंध। 5 और 3 8, तो 5 8 के साथ भी बना लेगा। फिर बात करें 6 की, तो 6 किस किस के साथ बनाएगा, 6 आपका 6 खुद के साथ बना लेगा पहले तो, फिर 6 में 3 जोड़ा तो 9 के साथ, 6 9 के साथ भी बना लेगा। अब इनके अपोजिट भी बच्चों संबंध मिलने चाहिए, क्योंकि माइनस बाहर ले, x माइनस वाई 3 से भाज्य है तो y माइनस एक्स भी 3 से भाज्य होगा। तो 1 4 के साथ बना रहा है तो 4 1 के साथ भी बनाएगा, तो आप कहेंगे 4,1 भी मिलेगा, 7,1 भी मिलेगा, 5,2 भी मिलेगा, 8,2 भी मिलेगा। आगे इनके अपोजिट देखें तो 6,3, 9,3, 9 3 के साथ बनाएगा, फिर 7 आपका 4 के साथ बनाएगा। उसके बाद आपका 5 8, तो 8 का 5 के साथ भी बन जाएगा। फिर आपका 6 9 है तो 9 6 भी मिल जाएगा आपको, 9 का 6 के साथ भी आपका बन जाएगा। आगे बात करें आपकी 7, तो 7 किसके साथ बनाएगा, 7 7 के साथ भी बनाएगा। फिर 8 8 के साथ भी बनाएगा, फिर 9 9 के साथ भी बनाएगा। तो ये सारे संबंध आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से आपने R1 को निकाल लिया। अब बात आई R2 की, तो R2 क्या कहता है, देखिए अगली स्लाइड में बात कर लेते हैं। R2 कहता है
कि x का y के साथ संबंध बनेगा, कब बनेगा, सच दैट यदि x और y से बना जो भी समुच्चय है वो उपसमुच्चय हो जाए किसका, 1, 4 और 7 का। 1, 4, 7 इनका उपसमुच्चय हो जाए, या ऐसा हो कि x, y, x और y से बना जो समुच्चय है वो उपसमुच्चय हो जाए 2, 5, 8 का, और या ऐसा हो कि जो x, y से बना समुच्चय है वो उपसमुच्चय हो जाए 3, 6, 9 का। ये आपको कहा गया है। तो इन बातों को देखिए कैसे लिखते हैं R2 के अंतर्गत। 1, 4, 7 यानी कि 1 का 1 के साथ, थोड़ी देर पहले आपको शुरू में ही बता दिया था क्वेश्चन में, 1, 1 इस x ये y, x और y समान है तो एक ही इसका जो समुच्चय बनेगा x और y का क्या बन लिखा जाएगा, 1, 1। इसका मतलब क्या होगा, 1, क्योंकि समुच्चय में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। तो ये किसका उपसमुच्चय है, ये 1, 4, 7 का उपसमुच्चय, इसलिए 1, 1 के साथ बना लेगा इस नियम से। ठीक है, 1, 1 के साथ बनाएगा, 1, 4 के साथ बनाएगा, 4, 1 के साथ बनाएगा, और आपस में ये बनाएंगे इसी तरह से संबंध, 1, 4 के साथ, 4, 1 के साथ, 1, 7 के साथ, 7, 1 के साथ, और फिर आपका 1, 7 के साथ हो गया। ये इस तरह के संबंध आपके बन जाएंगे, 4 का 7 के साथ, 7 का 4 के साथ, ये संबंध इसमें परिभाषित हो गए। दूसरा 4 का 4 के साथ और 7 का 7 के साथ, यहाँ से ये संबंध मिले। अब बात है इसकी, 2, 5, 8 के उपसमुच्चय में जो अवयव होंगे 2 वो आपस में संबंध बना लेंगे। मैंने 2 को ले लिया तो 2, 2 के साथ, 5 को लेके उपसमुच्चय बनाया तो 5, 5 के साथ, और 8 को लेके एक उपसमुच्चय बनाया तो 8 का 8 के साथ, ये 3 तो खुद के साथ बन गए। फिर 2 और 5 को लिया तो वो भी एक उपसमुच्चय बन गया, तो 2 का 5 के साथ, और विपरीत संबंध 5 का 2 के साथ भी हो जाना चाहिए। तो आपका हो जाएगा 2 का 2 के साथ, 5 का 5 के साथ, और 8 का 8 के साथ, ये तो खुद के साथ बना लिए। फिर 2, 5 के साथ और 5, 2 के साथ, फिर 5, 8 के साथ और 8, 5 के साथ, और फिर 2, 8 के साथ और 8, 2 के साथ, ये संबंध यहाँ से मिलेंगे। फिर बात करें इनकी तो 3 का 3 के साथ, 6 का 6 के साथ, 9 का 9 के साथ, और फिर आपकी बात करें तो 3 का 6 के साथ, 6 का 9 के साथ, और 3 का 9 के साथ, और इनके विपरीत 6 का 3 के साथ, 9 का 6 के साथ, और आपका 9 का 3 के साथ। ये आपके सारे क्रमिक युग्म प्राप्त होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 9, 3 जा कितना, 27। पीछे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, पूरे 27 जो क्रमिक युग्म हैं यहाँ मिले हैं, और वो के वो 27 क्रमिक युग्म यहाँ मिले हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि R1 जो है बराबर है R2 के। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सिद्ध कर देंगे। अगर आप बुक में जो उदाहरण को किया हुआ है सोल्व उस तरीके से करेंगे तो आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, उसे आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।